म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के ऊपर ये वीडियो है और इस वीडियो का एम आप लोगों को अवेयर करना है, ना कि आप लोगों को डराना। इसलिए इसमें ब्लैक फंगस की एक भी फ़ोटो को यूज़ नहीं किया गया है। काफ़ी सेंसिटिव फ़ोटोज़ होती है, आप लोगों ने नेट में देखी होगी, इसलिए इंटेंशनली इसमें इन्फेक्शन की एक भी फ़ोटो को यूज़ नहीं किया हुआ है। चलिए वीडियो को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, जिसके बारे में भी आप सबसे ज़्यादा सुन रहे होंगे, रेपिडली स्प्रेड हो रहा है। तो इसको हम इजी करके समझेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है, किस कारण से ये होता है, क्या ये नई डिसीज़ है या पहले से ही है, कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है हमारे शरीर में, कहाँ कहाँ अफेक्ट कर सकता है और सबसे ज़्यादा कहाँ अफेक्ट करता है हमारी बॉडी में। इसके बाद हम समझेंगे साइन एंड सिम्टम इसके क्या होते हैं और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, मतलब किन कंडीशन में ये ज़्यादा हो सकता है, जल्दी ग्रोथ कर सकता है। इसके बाद डायग्नोसिस इसका क्या करते हैं और ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो मेनली आप लोग को अवेयर रहने के लिए जो इसमें समझना है, साइन और सिम्टम, क्या सिम्टम्स आपको दिखते हैं और रिस्क फैक्टर क्या है, ये आप लोगों को बेसिकली ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में पहले। तो इसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, जैसा आप लोग जानते हैं। पहले इसको जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता था। किससे होता है? जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, हेलमिंथ्स है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, प्रोटोजोआ है। तो ये होता है फंगाई के कारण, फंगस के कारण, हिंदी में जिसको बोलते हैं फफूंद। अब फंगल इन्फेक्शन है, फंगाई में भी बहुत सारी स्पीसीज होती है। इसमें जो इन्वॉल्व होती है स्पीसीज वो है मेनली म्यूकोर, राइजोपस और एब्सीडिया स्पीसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इनके कारण म्यूकोरमाइकोसिस होता है। अब क्या ये नया इन्फेक्शन है, पहले नहीं था? नहीं, ये इन्फेक्शन पहले से ही था, लेकिन रेयर इन्फेक्शन है, बहुत जल्दी नहीं होता है। अब जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है किसी भी स्पीसीज को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो ग्रो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी सीड होता है, बीज होता है, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में पड़ा होता है तो वो ग्रो नहीं करता है, लेकिन अगर उसको हम मिट्टी में दबा दें, उसमें हम पानी दें, सनलाइट उसमें मिलता है तो वो ग्रो करने लगता है। वैसे ही ये जो इन्फेक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके साथ है। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो ये ग्रो करने लगते हैं। रिस्क फैक्टर इसको ही बोलते हैं। अभी हम उसको समझेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, इनके किस कारण से ये जल्दी ग्रो करते हैं, कहाँ अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो फंगल इन्फेक्शन है वो बॉडी में कहीं भी डेवलप हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये होता है साइनसेस में। जो हमारे साइनस होते हैं, साइनस जहाँ पे एयर होती है, थोड़ा सा एयर पॉकेट्स होते हैं, उसको हम साइनसेस बोलते हैं। अलग अलग साइनस होते हैं हमारी बॉडी में, साइनस में हो सकता है। इसके बाद ब्रेन में ये हो सकता है, और जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में ये हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है, सबसे कॉमन ये देखा जाता है ओरल कैविटी, मुंह में, जो हमारा मुंह है उसमें, और जो हमारा ब्रेन है उसमें देखने को मिलता है म्यूकोरमाइकोसिस। और कहाँ इफेक्ट कर सकता है? जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, उसमें भी ये अफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। इसके बाद जो हमारी स्किन है उसमें ये दिख सकता है, और जो दूसरे ऑर्गन हैं उनमें भी ये दिख सकता है। और इन रेयर केस ये मैक्सिला में भी दिख सकता है। जो हमारी मैक्सिला बोन होती है, जैसे हमारा ऊपर ये जो बोन है मैक्सिला है, नीचे जो ये मूवेबल होता है ये मैंडिबल बोन है। तो रेयर केसेस में मैक्सिला बोन को भी ये इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं साइंस और सिम्टम की। तो साइंस क्या है, कैसे पता लगता है कि ये हो सकता है? तो जब ये ब्लड में इन्वेड करता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है फंगल इन्फेक्शन, तो टिश्यू डैमेज करने लगता है। तो धीरे धीरे जो टिश्यू है, जहाँ पर भी इन्फेक्शन होगा वहाँ पर टिश्यू डेड होने लगते हैं और ब्लैकिश स्किन इसमें दिखने लगती है। तो ये इंडिकेट करता है कि म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। जहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, टिश्यू डेड होने के कारण ब्लैक स्किन हो रही है। सिम्टम क्या दिख सकते हैं इसमें? एक साइड हेडेक हो सकता है, वन साइड हेडेक, एक तरफ आपको दर्द होगा सर के। इसके बाद फेशियल पेन हो सकता है, जो हमारा फेस है इसमें आपको पेन हो सकता है। फीवर पेशेंट को रह सकता है, फीवर इसमें आता है। इसके बाद नेजल कंजेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो ब्लॉक होता है, जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं वो ब्लॉक होते हैं। और फॉलोइंग आगे चल के इसमें से जो ब्लैक डिस्चार्ज भी होता है, हमारे जो नेजल कैविटी है उससे ब्लैक डिस्चार्ज होने लगता है आगे चल के।
और क्या हो सकते हैं, जैसे हमने बात की कि साइनसेस को इफेक्ट करता है, तो एक्यूट साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम इससे हो सकती है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर लंग को इन्फेक्ट करता है तो सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है। आई स्वेलिंग इसमें दिख सकती है, अगर आंखों में इन्फेक्ट करता है तो आंखों में आपको स्वेलिंग, रेडनेस दिख सकती है। और साथ साथ में जो स्किन की हमने बात की थी, जहाँ पर भी होगा, अगर अभी इफेक्ट किया ही है तो पहले नॉर्मल स्किन इसमें दिखेगी, इसके बाद रेडनेस आने लगता है, स्वेलिंग हल्की सी और रेडनेस आने लगेगी स्किन में, और इसके बाद वो ब्लैक होने लगेगा। कुछ पेशेंट में एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द भी हो सकता है अगर जीआई ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, और ब्लड खांसते हुए थोड़ा ब्लीडिंग भी इसमें हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे हमने समझा था कि किन कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है, फेवरेबल कंडीशंस क्या है इस फंगस के लिए। तो सबसे पहले अगर इम्यून सिस्टम वीक है हमारा, तो ये होता है एड्स में, अगर किसी को एड्स है और इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर है तो हो सकता है। और सबसे ज़्यादा अब हम जो बात कर रहे हैं कोविड पेशेंट में, जो कोरोना के पेशेंट हैं उनमें भी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, इसलिए ये देखने को मिल रहा है। जो रिकवर हो जा रहे हैं पेशेंट, उनमें वीकनेस काफ़ी आ जाती है, इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। साथ साथ में और क्या रिस्क फैक्टर हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, जो स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, ज़्यादा अगर यूज़ हो रहा है, इनका फ्रिक्वेंटली यूज़ हुआ है, तो उन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर से वही सेम चीज़, पेशेंट में अभी जो कोविड पेशेंट है उनमें स्टेरॉइड्स का यूज़ करना ही हो रहा है अगर सीवियर केस में है, तो रिकवर होने के बाद फ्रिक्वेंट स्टेरॉइड्स के यूज़ होने के कारण उनमें इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं। और क्या रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ आपकी है, कोविड पेशेंट जो होते हैं उनमें भी शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो और नॉर्मल भी अगर किसी की डायबिटीज़ है तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है कोविड का और डायबिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, चेक आपको करते रहना है, 200 के ऊपर नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जो कोविड पेशेंट हैं जो रिकवर हुए हैं उनका 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर है वो है कैंसर, किसी को कैंसर हुआ हो, किडनी फेलियर हो, या फिर माल न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशन की कमी हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, बॉडी में कोई ऑर्गन है उसको ट्रांसप्लांट किया गया हो किसी कारण से, सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, ये कुछ और रिस्क फैक्टर है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो भी हमें ध्यान रखना है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, पता कैसे इसका लगाया जाता है, इसके लिए स्वैब टेस्ट होता है, जहाँ पर भी है वहाँ का जो लिक्विड है वो लिया जाता है, स्वैब टेस्ट किया जाता है और चेक किया जाता है। और जो दूसरी मेथड है वो बायोप्सी, अगर जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, बायोप्सी की जाती है उसकी, और उसको चेक किया जाता है और पता लगाया जाता है म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं है। ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है इसका, अगर कोई सस्पेक्ट है म्यूकोरमाइकोसिस का तो इमीडिएटली इनमें एम्फोटेरिसिन बी थेरेपी को स्टार्ट करना होता है, क्योंकि ये रैपिडली ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, और इसकी जो मोर्टिलिटी रेट है 30 से 70, 30 to 70% की मोर्टिलिटी रेट होती है। तो इमीडिएटली स्टार्ट करना होता है एम्फोटेरिसिन बी थेरेपी। इसके बाद पोसाकोनाजोल एक मेडिसिन होती है, एंटीफंगल मेडिसिन, वो भी इसके लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद और जो ट्रीटमेंट है, डिब्राइडमेंट, जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको निकाला जाता है, और सर्जिकल रिमूवल भी करना होता है कुछ कंडीशन में। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है किसी पार्ट में और वो पूरा डैमेज हो गया, जैसे हम बात कर रहे हैं कि टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो ऑर्गन को भी निकालना पड़ सकता है, निकालना होता है, सर्जिकली रिमूव करना होता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। जनरली जो हमें समझना था, मेन आपको ध्यान में रखना है वो रिस्क फैक्टर और जो सिम्टम्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स अगर कोविड से रिकवर हुए हैं, तो ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, शुगर लेवल ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी सिम्टम दिखते हैं तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी है और ट्रीटमेंट जल्दी इसका स्टार्ट कराना है। तो ये था म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली में शेयर जरूर करें ताकि सब अवेयर हों, पता हो हमें और हम सेफ रह पाएँ। साथ ही साथ में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चलिए, सेफ रहिए, अवेयर रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।